हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन है जिसमें 500 प्लस वन लाइनर्स हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और साथ ही मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का रिवीजन। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल सैंडल। ठीक है, याद रखिएगा। सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, इसके लेखक कौन है? चार्ल्स टेलर। सोर्सेज ऑफ द सेल्फ चार्ल्स टेलर की पुस्तक है। स्पीयर्स ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? वॉल्जर की पुस्तक है। माइकल वॉल्जर जो है उनकी पुस्तक है। आफ्टर वर्च्यू, ये किसकी पुस्तक है? ये है मैकेंटायर की पुस्तक है। याद रखिएगा आप इन सभी पुस्तकों को कि ये किस किस की है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगले एक कथन दिया गया है कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। हीगल ने ये किस बुक यानी कि किस पुस्तक में लिखा है? इस तरीके के दोस्तों आजकल इसका ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये इन्होंने किस पुस्तक में बताया है? ये इन्होंने बताया है फिलॉसफी ऑफ राइट में। याद रखिएगा। अगला कथन है, युद्ध व तूफान पढ़ने के लिए अच्छे हैं पर सहन करने के लिए शांति ही अच्छी है। तो ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? बेंथम का। ठीक है। अगली पुस्तक है द होमिने। द होमिने किसकी पुस्तक है? हॉब्स की। द होमिने किसकी पुस्तक है? हॉब्स की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और पुस्तक, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है लॉक की। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन लॉक की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, प्रतिनिधित्व के मॉडल पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं? तो एक है ट्रस्टीशिप मॉडल, प्रदत्त मॉडल, जनादेश मॉडल और प्रतिरूप मॉडल। आपसे पूछ सकता है चारों ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है। मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है कि मैं इसे याद कर सकूं, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रप और जप थोड़ी सी अजीब है, लेकिन इस तरह की ट्रिक्स कई बार काम आ जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं वन लाइनर। हंटिंगटन के राजनीतिक विकास के बिंदु कौन कौन से हैं? तो एक है अनुकूलन, दूसरा जटिलता, तीसरा स्वायत्तता और चौथा संसदता। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे भी यही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एक नहीं है। इन चारों में से एक अलग दे के आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला है राजनीतिक व्यवस्था के प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबको पता है, सबसे पहला बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो आई होप आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। राजनीतिक भर्ती, ये इसका मतलब है राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक भर्ती, हित अभिव्यक्ति, हितों का एकीकरण और राजनीतिक संचार। ठीक है, इनका क्रम भी कई बार जमाने के लिए पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम क्या होता है, तो इनको आपको इसी क्रम में भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐसे जहाँ लिखा होगा ना उसको आप राजनीतिक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जब लिखना शुरू करते हैं ना तो बहुत सारा मैटर हो जाता है लिखने के लिए, और कम समय लगाने के लिए मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट में लिख देती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे मतलब राजनीति, तो मतलब बार बार रिपीटेड वर्ड होते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी लिखा हुआ है उसको राजनीतिक समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। ये किसने कहा है? तो लास्की का ये कथन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखेंगे। आगे है एलीट एंड सोसाइटी। पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है बाटोमोर की। ठीक है, यहाँ तक याद कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और पुस्तक है फंक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट। फंक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट किसकी पुस्तक है? पॉल ब्रास की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद है द इंडिया द मोस्ट डेंजरस डेकेड। ये किसकी पुस्तक है? ये सेलिंग हैरिसन की पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डेकेड्स। द आइडिया ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? सुनील खिखलानी की पुस्तक है। और अगली पुस्तक है टेकिंग राइट सीरियसली। ये किसकी पुस्तक है? तो रोनाल्ड डॉर्किन की पुस्तक है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मौलाना आज़ाद पटेल नेहरू संविधान सभा में एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ग्रेनविल
ऑस्टिन का। ठीक है, ये सारी पुस्तक और ये कथन आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन एकता का आंदोलन का जनक किसे कहा गया है? तो कॉनॉर्ड एंड्योर्ड, जीन मोनेट और रॉबर्ट शूमैन, इन तीनों को ही यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो कौन है? हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार और रेनॉल्ड नेबुर। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि आपको एक अलग दे देंगे विचारक और पूछ लेंगे इनमें से कौन एक यथार्थवादी नहीं है या आदर्शवादी नहीं है। तो इस तरीके के विचारक आपको थोड़ा सा याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगला देखते हैं, शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके पालन न करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? तो यह है रॉबर्ट डहल का कथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीटों का अंग है परिषद, सचिवालय, कार्य समूह, पहरुआ, समितियाँ। ठीक है, ये सब सीटों के अंग हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा सीटों के बारे में जान लेते हैं कि सीटों क्या होता है। तो दोस्तों ये एक सैनिक संगठन है, इसको ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में SEATO। ठीक है, इसका मतलब है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। इसका गठन 1954 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक्चुअली में दो होते हैं, सीटो होता है और एक होता है सेंटो। ठीक है, तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखेंगे कि ये 1955 में बना था, जबकि सीटों का गठन जो हुआ था 1954 में हुआ था, और इसका मतलब है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए एक चीज़, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने याद कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अगला है यहाँ पे ब्रिक्स का विचार जिम ओ नील ने 2001 में दिया था। किसने दिया था ब्रिक्स का विचार? तो ब्रिक्स का विचार दिया था जिम ओ नील ने 2001 में अपने किस लेख में? बिल्डिंग बेटर वर्ड्स इकोनॉमिक ब्रिक। ठीक है, ब्रिक दोस्तों, जो ब्रिक संगठन है इसमें ये जो एक एक लेटर है इसका मतलब है, B फॉर इसमें क्या है? ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील है। R फॉर रशिया है इसमें। I फॉर इंडिया है। ठीक है, C फॉर सेंटो है, C फॉर चाइना है, और S फॉर साउथ अफ्रीका है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ब्रिक्स की स्थापना जो है वो कब हुई थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है संसदीय नियंत्रण की विधि। संसदीय नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो संसदीय प्रश्न है, आधे घंटे की बहस और बजट पर चर्चा, ये सभी संसदीय नियंत्रण की विधि है। ये संसदीय नियंत्रण की किस पर विधि है? ये कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की विधियां हैं। अगला देखते हैं, कथन है कि लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैधानिक मौलिकता कहा है। किसने कहा है? तो WA रॉबसन ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो ये अंबेडकर की पुस्तक है। दोस्तों मैंने अंबेडकर की सारी पुस्तकें ना शॉर्ट्स में भी करवाई हुई हैं, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगली पुस्तक है पर्शियन लेटर। किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की, बहुत ही फेमस किताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेविड एप्टर राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा मानते हैं। किस किस को? संस्थावाद को, बहुलवाद को और संरचनावाद को। ठीक है, संरचनावादी कौन कौन है? तो दुर्खीम, वेबर और मार्क्स, ये तीनों कौन है? ये तीनों ही संरचनावादी विचारक हैं। अगली पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये किसकी पुस्तक है? आइंस्टाइन की पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। राजनीतिक विकास से संबंध किसने बताया है? इल्चमैन और लासवेल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जगन्नाथ राव समिति का गठन कब हुआ था? 1971 में हुआ था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? मार्च 1972 में। ठीक है, जगन्नाथ राव समिति जो है वो किससे संबंधित है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली समिति है तारकुंडे समिति
जो है ये 1974 में बनी थी और 1975 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तारकुंडे समिति भी किससे संबंधित है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं भी देखती हूँ कि आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरियाज़, पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरियाज़ किसकी पुस्तक है, आमंड और कॉलमैन की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आया था, तो ये किसके कार्यकाल में आया था, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में। इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अगली पुस्तक है द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी। द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी किसकी पुस्तक है, ये अरबिंदो की पुस्तक है। अगली पुस्तक है गांधीयन इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, श्रीमन नारायण की पुस्तक है। अगली पुस्तक एशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ये कौशल किशोर मिश्र की पुस्तक है। इसके बाद है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ये है केपी करुणाकरण। तो अगर एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन पूछ रहा है तो एंशियंट बताया कौशल किशोर मिश्र ने, और अगर मॉडर्न पूछा है तो ये बताया है केपी करुणाकरण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वन लाइनर है, दोनों संरचना एवं मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को परिभाषित किया है। तो ऐसे कौन से विचारक हैं जिन्होंने संरचना और मानवीय संबंधों दोनों के रूप में संगठन को परिभाषित किया है, तो ये है डिमॉक। अगला कथन देखते हैं, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है, आई ब्राउन का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला वन लाइनर है, राजनीतिक शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच में स्थित है, अतीत और वर्तमान के एकदम बीचों बीच। तो ये किसका कथन है, जे ब्राइस का, यानी कि जेम्स ब्राइस का कथन है। अगला है राजनीति संभव की कला है, किसने कहा है, बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का विकास हुआ है किस क्रम में, ये क्रम अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हो जाएगा प्राच्य, फिर यूरोप, फिर रोमन, फिर राज्य। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको, मैंने जैसे इसको याद किया है। जैसे प्राच्य तो प्राचीन हो गया, पता ही है हमें कि सबसे पहले होगा। राष्ट्र हमें याद रहेगा कि सबसे लास्ट में राष्ट्र आया, तो दो यहाँ पे हैं, तो आप इसको शॉर्ट में यूरो करके याद रख सकते हैं। यूरो याद है ना, ईयू की मुद्रा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा, तो आपको यूरो याद रहेगा, तो आप इसको यूरो करके याद रख सकते हैं। यू से यूरोप और रो से रोमन। ठीक है, ये एक याद करने की ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बनाना देखते हैं, मार्क्स के श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं। देखा, मैंने कहा था ना इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन अभी हमने हीगल से संबंधित इसी प्रकार का किया था। तो ये 1844 में प्रकाशित मार्क्स की पुस्तक है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको ऐसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं कि श्रम के प्रति उदासीनता। ठीक है, श्रम, ठीक है, किस में बात की जाती है, इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट है, तो इसे थोड़ा सा जोड़ के याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्णन देखते हैं, जो प्रशासक स्वयं शासन चलाए वह मूर्ख है, ये किसने कहा है, मनु ने। अगला देखते हैं, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ना आता हो तो फिर बहुत बड़ा सदमा हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, 15 अधिकरण है। ये मुझे याद आ रहा है कि यूपी पीजीटी 2021 में ये सवाल पूछा भी गया था। ठीक है, कितने अधिकरण है, 15 अधिकरण है, 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। रूल ऑफ प्रिंस किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है एक्विनास की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लगे दोस्तों तो बताइएगा। स्पीड मैंने इसलिए फास्ट रखी हुई है क्योंकि अभी हमें 500+ वन लाइनर्स पढ़ने हैं, काफ़ी सारे हैं, और एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ ही चुकी है, तो हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। और ये मोस्टली चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, तो अब आपको इनको सिर्फ अपनी नज़रों के सामने से गो थ्रू करना है ताकि आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला वन लाइनर है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान। निर्वाचन संबंधी प्रावधान कहाँ दिए गए हैं दोस्तों, तो संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ठीक है,
अगला वन लाइनर है, सिक्किम का भारत में विलय कब किया गया? तो 1975 में ये 22वां राज्य बना था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 36वां कुछ था संशोधन, ठीक है, उसके द्वारा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है ब्रिटिश राष्ट्रवाद। एक सेकंड में इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। ब्रिटिश राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु है। ये किसने कहा है? ये कहा है कोपलैंड ने। ठीक है, अगला बनाने देखते हैं। 1951 से लेके 1960 तक संविधान में कितने संशोधन हुए? तो इस ड्यूरेशन में 9 संशोधन संविधान में किए गए। अगला है आमंड पावेल की राजनीतिक संस्कृति। इसमें 3 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक। ठीक है, याद रखेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। इसमें तीन परिवर्तन या फिर तत्व जो हैं वो बताए गए हैं। किसने बताया है? आमंड और पावेल ने। ठीक है, चलिए अगला है निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। ये किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन ने। ठीक है, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन ने। अगला वन लाइनर है, क्या कह सकते हैं, परिभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लोक बिंदु है। किसने कहा है? हॉलैंड ने। इसके बाद है एसएस लोटस, एसएस भी है यहाँ पे, एटस लोटस विवाद टक्कर वाले जलयान कौन कौन से थे? तो एक जलयान था फ्रांस का और एक था तुर्की का। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपेक्षा एक विस्तृत शब्द है, ऐसा किसने माना है? तो ये माना है पामर और पार्किंसन ने। अगला वन लाइनर है वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है। कौन कहता है? J.R. चाइल्ड्स। यथार्थवादी सिद्धांतकारों का जनक, यथार्थवादी सिद्धांतकारों का जनक किसे कहा गया है? तो रायनोल्ड नाइबुर को। ठीक है, यथार्थवादी सिद्धांतकारों का जनक रायनोल्ड नाइबुर को कहा गया है। ठीक है, और यथार्थवाद का जनक किसे कहा गया है? यथार्थवाद का जनक कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉर्गेनथाउ को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें जो अंतर है उसको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला और आज की वीडियो का लास्ट जो वन लाइनर है, एक मिनट में देख लेती हूँ, हाँ बस लास्ट वन लाइनर है आज का। ठीक है, वो है प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा है? तो ये कहा है L.D. वाइट ने। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो और आपका रिवीजन इसकी वजह से अच्छे से हो रहा हो, और आप अपनी फीडबैक और कमेंट जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी ही इस तरीके के वन लाइनर आपको एग्ज़ाम से बहुत पहले कंप्लीट करा दूँ, ताकि आप इसको और अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।